भाई अब बनाया ना इन्होंने शो, अब लग रहा है कि ये बच्चों वाला शो नहीं है। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज की न्यू भाई एकदम ताजी स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाला है। पूरे 5 साल के बाद स्मैकडाउन का हुलिया चेंज हुआ। 2019 से 2024 तक हमें देखने को मिला स्मैकडाउन ऑन फॉक्स, जो कि एक अलग ही एरा था। अब स्मैकडाउन का नया एरा चालू हो गया होगा, जो कि आपको पता चला होगा आफ्टर लुकिंग एट देयर ग्राफिक्स, उनके वीडियो पैकेजेस, उनके लोगो और उनके न्यू थीम सॉन्ग से। एंड आई एम टेलिंग यू दैट बड़ा फ्रेश फील हुआ और आज की स्मैकडाउन में मजा आया। सबसे पहले तो एक ऐसी अपडेट आई थी रात में, मैं उसके बारे में बात करता हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अपेरेंटली जो डेफ रेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, डेफ रेबल वही बंदे जो थीम सॉन्ग बनाते हैं WWE का, वो रिन्यू नहीं होने वाला। और WWE ढूंढ रही है मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ थीम सॉन्ग बनवाने को, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बैड बनी हो गया या फिर एमिनेम हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि एमिनेम करने वाला, बट ऐसे आर्टिस्ट के साथ WWE थीम सॉन्ग बनवाने की सोच रही है, विच इज अ गुड थिंग। मैंने एक चीज ट्विटर पे डाली, मैंने ये बोला कि यार जैसे ब्रे वाइट ने अपने लिए थीम सॉन्ग ढूंढा था कोड ऑरेंज में कि भैया हाँ मैं इनसे थीम सॉन्ग लूंगा, सीएम पंक को पता था मैं कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी लेने वाला हूँ, उसने बचपन में सुना होगा या कभी तो सुना होगा, उसको हिट हुआ होगा कि अच्छा ये तो मेरी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, एज को लगा मेरी पर्सनैलिटी पे ये सूट करता है, तो इसलिए उसने मेटालिंगस उठाया। मेरे को लगता है कि सबसे जो ज्यादा बेस्ट होता है वो ये कि सुपरस्टार के ऊपर आप छोड़ दो कि आप ढूंढो आपके लिए थीम सॉन्ग कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को आपसे ज्यादा कोई बढ़िया नहीं जानता। सो दैट इज द बेस्ट, इंस्टेड ऑफ कि ये लो भाई दो हैं ये झमूरे से, इनको FL स्टूडियो आता चलाना, ये बीट बना के देंगे तुम्हारी ठक ठक टड़ाडा ठक ठक टड़ाडा, उसमें अपना डाल देना LA नाइट, ये तो बन जाएगा तुम्हारा थीम सॉन्ग। इससे लाख गुना अच्छा है कि भाई जाके ना, ये अगर इन्होंने जाके टोनी कक्कर से थीम सॉन्ग मान लिया ना, मेरे को लगता है वो भी बढ़िया होगा, वो इससे भी बढ़िया होने वाला, मैं सही में बता रहा हूं। और मैं ये बेर मिनिमम बता रहा हूं, और बेर मिनिमम ही इतना बढ़िया होगा। तो सोचो कि अगर आर्टिस्ट के पास एक्चुअली में ये जाते हैं, जैसे कि कोड ऑरेंज के पास गए थे ब्रे वाइट, तो भाई बहुत मजा आने वाला है। बट खैर स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग चेंज हुआ, और मेरे को क्या पता चला कि इस स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग किसने गाया, मेगन थी स्टैलियन ने, जो कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। लाइक मैंने तो उन्हें गाने नहीं सुने उसके, लेकिन मेरे को पता है बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। फीचरिंग में BTS भी है, तो अगर फीचरिंग में BTS है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी डील है भाई कि अब WWE वाले लग रही है पैसा खर्चे में अब डरने नहीं वाली। लग रहा है नेटफ्लिक्स से बहुत मोटा पैसा मिला, ऑब्वियसली मिला ये मोटा पैसा, बट उस मोटे पैसे में कितना वो खर्च करने वाले वो देखने वाली बात होने वाली है। एंड आई रियली लव्ड इट। मैं ऑलरेडी हाइप्ड हूं कि यार थीम सॉन्ग चेंज होने वाले। स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग भी बढ़िया लगा मेरे को, तो सब अच्छा लगा, ग्राफिक्स वगैरह। मेरे को लोगो थोड़ा ऐसा लगा कि बड़ा डार्क सा हो गया, लाइक स्मैकडाउन के हमें याद आता है ना ब्लूइश, थोड़ा लाइट ब्लूइश, लेकिन वो डार्क था। बट ठीक है यार, एज लॉन्ग एज शो इज गुड, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थीम सॉन्ग से जरूर पड़ता है। खैर सबसे पहले तो ऑब्वियसली ट्रिपल एच ने पहले ही बता दिया था कि यार कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ के स्टील केज मैच से शुरुआत होने वाली है शो की। और ट्रिपल एच को लगा कि शायद ट्विटर में ज्यादा बंदे चलाते नहीं है, तो खुद एंट्री मार ली, कह रहा कि हाँ भाई कोडी वर्सेस सोलो से मैच शुरू होने वाला है, ये पूरा शो शुरू होने वाला है। जैसे कि हमें पता ही नहीं था, सबको पता था, बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात उन्होंने बोली कि यार ऐसा लग रहा है कल ही की बात थी जब मैं और द रॉक लड़ रहे थे और स्मैकडाउन का प्रीमियर हुआ था, यानी कि जब पहला स्मैकडाउन आया था 25 साल पहले। तो ये लाइक आई नो कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, और साथ ही साथ द रॉक का जब नेम ड्रॉप हुआ हमें लगा कि ठीक है भाई, क्योंकि कल से हाइप चल रही थी कि कोडी वर्सेस सोलो पहले हो रहा है, इसका ये मतलब है कि मेन इवेंट में रॉक आने वाला है। बट जो चीज हुई मैं आपको बता रहा हूँ, वो रॉक के आने से बहुत बड़ी चीज थी, और मैं बताऊंगा क्यों। देखो कोडी वर्सेस सोलो के शुरू करने से पहले ना मेरे को लगता है कि क्योंकि ये पूरा एक ही स्टोरी लाइन में, तो उसको मैं एक साथ ही इकट्ठा कवर करूंगा। पहले मैं बाकी चीजें कवर कर लेता हूँ, जैसे कि सेकंड मैच था मिचिन वर्सेस पाइपर नाइवन के बीच, जो कि प्रीटी मच बेसिक मैच था, है ना। उसमें चेल्सी ग्रीन बीच में इंटरफेरेंस कर रही थी, डंडा निकाल के मार दिया मिचिन ने। उसके अलावा मिचिन जीत गई ये मैच, जो कि मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। लाइक हाउ, पता नहीं ऐसा है, मिचिन एक दिन हारती है, अगले हफ्ते जीत जाती है, अगले दिन जीतती है, अगले दिन हार जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। ये वाली बुकिंग मेरे को बड़ी लाइक बेकार सी लगती है। चेल्सी ग्रीन पीछे से आके फिर अटैक कर देती है। अब बहुत ही ज्यादा बोरिंग था यार। चेल्सी ग्रीन आई अंडरस्टैंड कि उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, बट अगर आप मिचिन जैसों के साथ राइवलरी करोगे तो फिर आपका भी कुछ होने वाला है नहीं है सच। खैर उसके बाद आता थियोरी एंड वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस एंड सरप्राइज के बीच मैच। ये सरप्राइज हमें कहीं ना कहीं पता था कि कौन होने वाला है, बट वो सरप्राइज जो आया वो एक्चुअली में सरप्राइज निकला, क्योंकि कोई रैंडम एस सुपरस्टार आ गया अजीब से थीम सॉन्ग के साथ, बिल्कुल जैसे क्रिएट अ सुपरस्टार में सुपरस्टार बना देते हैं ना, उसी अवतार में आया। और
वी वर लाइक हु द हेल इज दिस है, कौन है? क्योंकि 1% को हमें अपनी नॉलेज पे ये हो गया कि यार मैं जानता हूँ अंदर से हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या वी नो हिम यार, रिकी स्टीमबोट है ना ये तो लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में कोई लोकल टैलेंट ही होगा या फिर वहीं का कोई तो होगा, निवासी होगा, जो भी होगा। केविन ओवेंस ने बोला क्योंकि उसके पास ट्रैवल इश्यूज हो गए थे, जो एक्चुअली में मेरा पार्टनर होने वाला था, तो इसलिए उसकी जगह ये आया है, रिकी आया। और रिकी के लिए रिएक्शन मिला है बकायदा क्राउड की तरफ से। क्राउड तो हॉट थी आज की क्राउड को मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या फूक के आए थे, बट जैसे भी आए थे ऐसे ही हर क्राउड को होना चाहिए। रॉ और स्मैकडाउन के टाइम पे मजा भी आता है। अच्छा, आपकी भी गलती नहीं है, अब आपको मिल रहा है स्टील केज मैच देखने को, आपको मिल रहा है और चीजें देखने को तो फिर ऑब्वियसली आपको यहाँ पर अपना वो पूरा 100% भी देना पड़ेगा। खैर, फिर बाद में पता क्या चलता है कि उनका पार्टनर आ गया, और ये सुनते ही केविन ओवेंस ने जो स्टनर मारी, मैं सही बता रहा, मैं हंस गया था भाई, मेरे को बहुत हंसी आई, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। इतना प्यार से कह रहा कि सॉरी रिकी, लेकिन अब तो मेरा पार्टनर आ गया, दैट स्टनर। अबे क्या सही है भाई, पार्टनर रैंडी ओर्टन ही था भाई, ऑब्वियसली। लाइक अगर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो कि भाई है ना अपने ही पार्टनर को पीट दिया, ये तो रैंडी ओर्टन वाले ही लक्षण है पूरे। रैंडी ओर्टन आता है पूरा 8K और 16K जो कैमरा, उसमें एंट्रेंस, एक सेकंड, रैंडी ओर्टन की नहीं थी ना आज 8K में, पर जो भी है, रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस देख बड़ी क्लीन रही थी, मतलब मजा आ जाता है रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस देख के। हाउएवर लाइक रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस थियोरियन वॉलर, ये मैच वो लग तो नहीं रहा था कि जिसके लिए मैं उतना एंटिसिपेट कर रहा था, बट फिर भी इस मैच में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। मैं तो क्राउड को ज्यादा इसमें वो दिखाना चाहूंगा कि हाँ, क्राउड की वजह से मेरे को इंटरेस्ट आया, अदरवाइज तो ठीक ही ठाक ही था, है ना। हॉट क्राउड ने मैच को भी हॉट बना के रख दिया। फाइनली जब मैच खत्म होता है, वो ऑब्वियसली रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस के स्टनर एंड आरक्यू डबल फिनिशर एक साथ पड़ता है, एंड अल्टीमेटली मैच जीत जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्राउड बड़ी वियर्ड होती है, लाइक क्राउड मतलब वैसे क्राउड नहीं, इन जनता फैंस ही बड़ी अजीब से होते हैं। अगर यहीं पे कोई ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं ना जो अनलाइकेबल होते, या फिर मतलब होते ठीक ही लेकिन अनलाइकेबल होते, बस तो उस पर कह देते कि अबे क्या यार, बुढ़ापे में तुम लोग यंग टैलेंट को बरी कर रहे हो, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर जैसे बंदे अप एंड कमिंग सुपरस्टार्स है, आप रैंडी ओर्टन और केविन ओवेंस को क्यों जितवा रहे हो। अब ऐसा नहीं बोला जाता, लेकिन ये किसी किसी सुपरस्टार्स के केस में बोला जाता है, तो वो चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि अगर आप एज का ही फैक्टर लाते हो फिर सबके केस में लाओ। खैर, केविन ओवेंस और रैंडी ओर्टन का बेस्ट पार्ट मेरे को तब लगा जब मैच खत्म हो गया और उसके बाद कैमरे में देख के केविन ओवेंस बोलता है कि थैंक यू रिकी, और रैंडी ओर्टन कहता है सॉरी रिकी। अबे यार रैंडी ओर्टन, आप सॉरी तो मत बोलो, बाकी कुछ भी कर लो लेकिन सॉरी मत बोलो यार। उसके अलावा नाया जैक्स का प्रोमो देखने को मिलता है, बताती है कि कैसे ये मेरी डिवीजन है, ये है वो है। बेली भी इंटरप्ट करती है, देन टिफी आती है, टिफी टाइम है। कोरियोग्राफर पागल हो गया, कह रहा भाई अपनी घड़ी ठीक मत करो क्योंकि ये टिफी टाइम है। फिर नेओमी भी इंटरप्ट करने आ जाती है क्योंकि नेओमी को लगा कि मेरी बेली के साथ हॉस्टिलिटी हो रही है, वो बेचारी अकेली है, लेकिन नेओमी को चैंपियनशिप चाहिए थी मेन। तो नाया जैक्स ने वो फिर एक चैलेंज ही दे दिया कि एक काम करते, मैच करते, हम दोनों वर्सेस तुम दोनों टैग टीम में, और जो भी जीतेगा फिर उसकी चलेगी। अगर तुम दोनों जीत गई तो मैच ले लेना, और अगर हम दोनों जीत गए तो फिर तो क्या ही मिलेगा तुम्हें। लेकिन एक और चीज रखी उन्होंने कि जो भी हारेगा वो स्मैकडाउन को हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रॉ स्मैकडाउन छोड़ो या ना छोड़ो, आप इधर उधर तो घूम ही सकते हो। रैंडी ओर्टन को देखो, बंदा घूम के आ गया, पूरा वर्ल्ड टूर लेके आ गया, गंथर के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच लेके आ गया, स्मैकडाउन में अब आके फिर से पेल रहा है ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर को। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपने स्मैकडाउन छोड़ दिया तो दोबारा नहीं आ सकते, आप लिटरली कल के कल आ सकते हो। आज आपने छोड़ी कल भी आ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। मेरे को पता है ड्राफ्ट की तो कोई इज्जत है ही नहीं। उसके बाद अंड्रादे एंड कार्मेलो का बीच मैच आता है, जो कि बड़ा लाइक जबरदस्ती वाला मैच बन चुका है, क्योंकि 2-2 तक हो गया, तो इन्हें लग रहा है कि भाई अब तो 3-2 तक किसी को तो ले ही जाना है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर ये विंस मैकमैन का थोड़ा भी शातिर दिमाग अगर आ गया है ट्रिपल एच के पास, तो यहाँ पर 3-2 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ही पेपर व्यू में मैच जाएगा। बट थैंकफुली ये यहीं पर एंड हुआ। आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छे स्पॉट्स थे इस मैच के अंदर, बट अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो इज नॉट समथिंग जो कि मैं रेगुलरली देखना चाहूंगा। ठीक है, आपने 2-3 मैच अच्छे दे दिए, बट लाइक जस्ट गेट ओवर इट यार। कितनी बार मैं देखूं यार, अंड्रादे और कार्मेलो से रिंग पे खड़े हो जाते हैं, फ्लप करके रिंग पे गिर जाते हैं, मैं कितनी बार देख लूंगा इसे यार, नहीं चाहिए। खैर, अंड्रादे यहाँ पर मैच जीत जाता है, जो कि बड़ा शॉकिंग। आई लेजिट थॉट कि कार्मेलो जीतेगा। अंड्रादे कैसे जीता पता नहीं, लाइक मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को कार्मेलो ही लग रहा था, नॉट बिकॉज की उसकी एबिलिटी एंड ऑल, बट बिकॉज की यार
शायद से ये लोग फ्यूचर टैलेंट पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अंड्रादे को बोलना तो आता नहीं है। अब अंड्रादे और एले नाइट की राइवलरी चलेगी। एले नाइट आता भी अपना प्रोमो भी कट करता है, बताता है कि किस तरीके से मैं बेस्ट हूं और तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अपनी भाषा में। मैंने तो फिर भी आम भाषा में बोला, वो ऐसी भाषा बोलेगा हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि ये बोलना चाह रहा है कि सामने वाले का सर फोड़ना है इसे। लेकिन एले नाइट और अंड्रादे की ऐसी राइवलरी जो कि मैं शायद से ना देखना चाहूँ, क्योंकि एले नाइट एक तरफ ऐसा बंदा है जो कि मुंह से ऐसी ज्वाला छोड़ेगा, दूसरी तरफ अंड्रादे जो कि मुंह से ऐसी ज्वाला छोड़ेगा जो कि पता ही है आपको कि वो किसके समझ आने वाली है। अंड्रादे की ज्वाला सिर्फ मैक्सिकन्स को ही समझ में आनी है, और उसमें भी वो भी कहेंगे कि भाई ये हमारा नहीं है बंदा, इसको आप अपना ही समझो, हमारा सिर्फ रे मिस्टीरियो और ये सब है, अंड्रादे नहीं है। तो ये आई एम लेजिट इंटरेस्टेड इन दी ऑकवर्डनेस जो कि होने वाली है कि अंड्रादे कैसे प्रोमो कट करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है जलाने को सो स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन पेज की तरह जो तुम उस पर कायम हो जाओगे, तो तुम्हें तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा। और अगर एले नाइट है तो लोग तो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि भाई सामने वाला बोले और उसका रिप्लाई दे। खैर अभी हम शुरू करते हैं कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ के सेगमेंट से, जो कि सबसे पहले आया था स्टील केज का मैच। बड़ा कमाल के तरीके से स्टील केज उतारा, पूरी आग वाग निकल रही, मजा आ गया देख के। कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, सोलो सिकोआ की एंट्रेंस होती है, मस्त लग रही थी एंट्रेंसेस भी। मतलब एक फ्रेश फील जब होती है ना, तो एक्चुअली में लाइक सब कुछ फ्रेश ही लगने लगता है। दोनों ने अपना मैच लड़ा और मैं कहूंगा कि गुड मैच था, क्योंकि इस मैच में ऐसा नहीं था ना कि हम लोग रोमन रेंज की एंट्रेंस एंटिसिपेट ही कर रहे थे। मैं आप लोगों की बात भी नहीं कर रहा जो कि वो वाले लोग नहीं है रोमन रेंज फैंस हिट लाइक, जो कि उस सिर्फ इसीलिए बैठे थे कि रोमन रेंज कब आए, जैसे ही रोमन रेंज आया उसका सेगमेंट खत्म हो तब जाके मैं सूसू करने जाऊं, क्योंकि तब से रोक के बैठी मैंने। मैं वो वाला भी नहीं हूं। मेरे को एक्चुअली में कोडी वर्सेस सोलो ये वाला मैच बहुत अच्छा लगा था। और जब कोडी रोड्स टॉप ऑफ द केज चढ़ गया था ना, मेरे को वो लगा कि शायद ये ऑल एलीट रेसलिंग वाली चीज करेगा और वो ऊपर जो करके मून सॉल्ट मारेगा, लेकिन बंदे ने क्रॉस बॉडी मारी। बड़ा ऐसा लगा बच्चों वाला मूव था यार। कोडी रोड्स आप बदल गए हो क्या? आई अंडरस्टैंड कि आपको लाइव इवेंट करने पड़ते तो शायद से इसलिए आप नहीं कर पाए होंगे, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ वो घूम के मारोगे। और एक क्रॉस रोड्स में पिन क्यों नहीं होता कोई? मुझे ये बताओ, क्रॉस रोड्स क्या है? मत मारो ना फिर ऐसा फिनिशर जब लगी नहीं है, हैं? 2 क्रॉस रोड्स मारे तब जाके बेचारा सोलो सिकोआ आ रहा है, वो भी क्रॉस बॉडी की वजह से। अगर वो ना होता तो शायद 3 क्रॉस रोड्स ही लगते। खैर कोडी रोड्स ने टाइटल रिटेन करी। अच्छा लगा कि मैच में कोई इंटरफेरेंसेस नहीं हुई थी और क्लीन तरीके से कोडी रोड्स ने मैच जिताया, डिपिक्टिंग कि भाई तेरा और मेरा तो किस्सा खत्म हो गया, कोडी और सोलो का किस्सा खत्म हो गया चैंपियनशिप के लिए। आज से आंदा तू मेरे से कभी चैंपियनशिप की डिमांड मत कर लियो, क्योंकि तू मेरे को कभी जिंदगी में हरा नहीं पाएगा। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद ऑब्वियसली ब्लड लाइन घेरती है, जेकब फाटू, टामा टोंगा और टोंगा लोआ आते हैं, घेरते हैं पूरा, अंदर आके अटैक भी करते हैं। जेकब फाटू की एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल पे ही होती है। अच्छा जेकब फाटू के जब हमें स्प्लैश देखने को मिलता है ना, क्योंकि आज फिर टॉप रॉप से स्प्लैश नहीं मिलता, आज मिलता टॉप ऑफ द स्टील केज से। मैंने कहा भाई अगर इसने ये कर दिया ना, ये मोमेंट ऑफ द नाइट होगा, फिर चाहे द रॉक की रिटर्न हो जाए आज पूरे शो में, मैं इसको मोमेंट ऑफ द नाइट बोलूंगा। भाई जेकब फाटू जैसा बंदा, आप समझ रहे हो, ऐसा लग रहा 5-6 सिलेंडर आपके पास गिर जाएंगे भरे हुए। भाई साहब क्या ही मजा आता है वो हो जाता तो। कोडी रोड्स की मैं सही बता रहा हूँ चटनी बन जाती अगर ऐसा हो जाता तो, बट खैर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो टॉप ऑफ द केज पे था, आ गया हमारा अपना रोमन रेंस की एंट्री होती है बिल्कुल। अब डेजा वू हो गया एक तो, क्योंकि जब तक वो केज के पास नहीं आया था तब तक ऐसा लग रहा था कि ये वही वाली चीज चल रही है, समर स्लैम वाली, और फिर उसके बाद वाली सेम चीज ही तो थी उस टाइम पे, बिल्कुल वही रिएक्शन के साथ आ रहा है, वही टी शर्ट पे आ रहा है। तो रोमन रेंस के केस में तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कुछ अलग हुआ। जैसे केज के अंदर घुसा ना, वो मेरे को बहुत मस्त मोमेंट लगा था जब बंदे ने केज पकड़ा और धड़ करके बंद किया। ओए होए, लाइक स्वैग देख रहे हो लौंडे का, ये होता है हीरो। और फिर अंदर जाके बजाया जेकब फाटू को, टांगा लोगों को, टमाटोंगा को, सोलो सिकोआ को बहुत बुरी तरीके से बजाया। एक बार को तो पिटने को हो गया था, लेकिन फिर वो उसने रिकवर किया अच्छे से एंड अल्टीमेटली खींच लिया जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को, जब सोलो सिकोआ पे स्पीयर पड़ने वाली थी। और फिर रोमन रेंस बोलता है आजा 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 आजा, और जेकब फाटू तो है तगड़ा, ईगो भी तगड़ी होगी फिर तो वो घुस गया अंदर कि भैया अब मैं पीटूंगा। तो सोलो सिकोआ ने जेकब फाटू को खींच लिया कि अबे हट, तूने मुझे बचाया, मैं तुझे बचाऊंगा इससे। डिपिक्टिंग की यार सोलो सिकोआ को ये लगता है कि जेकब फाटू जो है कमजोर है, कि उसको या तो वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे से तो तू कमजोर है, अगर मैं नहीं झेल पाऊंगा रोमन रेंस की तो तू भी नहीं झेल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैक्शन में तू स्ट्रांग दिखे। तो रोमन
रेंस को पीछे से फिर टोंगन्स अटैक करते हैं और उन टोंगन्स को अटैक करने के लिए फिर कोडी रोड्स तो था ही, कोडी रोड्स ने सेव कर दिया रोमन रेंस को। अल्टीमेटली रोमन एंड कोडी का फेस ऑफ देखने को मिला, मतलब फेस ऑफ ऐसे एक दूसरे को देख रहे, जो टेंशन है ना वो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे तो ये पूरा सेगमेंट सब खत्म हो जाता है, बट उसके बाद निक ऑल्डिस बैकस्टेज में बोलता है कि सोलो सिकोआ डिमांड कर रहा है कि यार कोई मैच का प्लान है मेरे पास विद जेकब फाटू। तो हमें समझ में नहीं आया क्या, लेकिन हाँ पता तो था कि क्या है ना। तो उसके बाद दोबारा से निक ऑल्डिस का सेगमेंट आता है जिसमें वो बताता है कि ये ना वो टैग टीम डिमांड कर रहा है, टैग टीम मैच डिमांड कर रहा है अगेंस्ट रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स एट बैड ब्लड। व्हाट आर यू किडिंग मी? लाइक रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट, रेसलमेनिया 39 एंड 40 दोनों के मेन इवेंट वाले बंदे टैग टीम में आने वाले अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। इट मेक्स सेंस बिकॉज जिस तरीके से स्टोरी चल रही है। बट यू नो व्हाट हैपेंड वाज अमेजिंग। कोडी रोड्स केम एंड ही सेड कि यू वर राइट, मेरा ब्लड लाइन से नाता अब खत्म हो चुका है बिकॉज ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस दैट नाउ दैट यू हैव डिफीटेड सोलो सिकोआ, और अब आपका कोई लॉजिक नहीं बनता इस राइवलरी के अंदर। और उसने ये भी बोला कि रोमन रेंस की प्रॉब्लम है, ब्लड लाइन का उनका मैटर है, खुद सॉल्व करेंगे। एंड दैट was the best thing जो कि WWE कर सकती थी, बिकॉज यहाँ पर कोडी रोड्स की जो आर्क निकल के आ रही है ना रेसलमेनिया 40 के बाद से, अब कहूंगा कि मैं कोडी रोड्स का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, अब हो रहा है। क्योंकि अब तक तो ये भाई एक तो ये टटूरे जो चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने शुरू करी थी ना, हैंड शेक कर लो, प्रो रेसलिंग कर लो, हैंड शेक करके फिर भग लो, अच्छा मैच दे दो, हो गया, मजा आ गया। भाई ये सब बेकार की चीज है, नोबडी रिमेंबर्स दैट। उस दिन के लिए याद रख लेंगे लोग, लेकिन आज से 5 साल बाद कोडी वर्सेस केविन ओवेंस किसी को याद नहीं रहने वाला। इवन कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स भी, अब तो उसके तो खैर एंडिंग भी ऐसी हुई थी आई क्विट वाले की कि लोग तो वैसे ही याद नहीं रखना चाहते। बट आर यू गेटिंग मी कि जब तक स्टोरी नहीं होगी, जब तक बंदे का कैरेक्टर आर्क एवोल्यूशन पे नहीं आएगा, तब तक कैसे हम उसको समझेंगे। ये कोडी रोड्स की आर्क अब मेरे को अच्छी लग रही है जब एक्चुअली में उसके शेड्स देखने को मिल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि भाई बंदे की डेप्थ कहां तक है। बिकॉज अब वो सेंसिबल बातें कर रहा है, लॉजिकल बातें कर रहा है, और उसको पता है क्योंकि उसने फेस ऑफ किया रोमन रेंस से रिंग में कि यार ये वो बंदा है जिसके साथ मेरी इतनी राइवलरी थी, मैं इसके साथ टैग टीम में तो नहीं आऊंगा। तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम देख लो रोमन रेंस से तुम्हें जो बात करनी है। मैंने कहा भाई ये बेस्ट था, ये बेस्ट डिसीजन था। तो निक ऑल्डिस ने बोला कि हाँ, रोमन रेंस ने बोला कि चलो वो रिंग में आएगा। मेन इवेंट यही होता है कि रोमन रेंस रिंग में आता है। मेरे को पता आज भी अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे थे कि द रॉक आएगा, रोमन रेंस बोलेगा कि कोई बात नहीं कोडी रोड्स, मेरे पास द रॉक है। अबे ये किसने सोचा था, सच बताओ यार, कुछ ज्यादा ही तुम लोग सपने में नहीं रहते क्या यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं सोचते। बट खैर रोमन रेंस का प्रोमो आता है, रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई आई नो कि चीजें चेंज हुई हैं, चीजें चेंज लग रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूं, मेरे को अभी भी किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। इसकी बोले तो निक ऑल्डिस की। निक ऑल्डिस ने पहली बात तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया था माइक की जगह, वो बड़ा फनी लगा था। लाइक भाई माइक मांग रहा है वो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या वो अचार डालेगा। खैर उसने बोला कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को डेफिनेटली कोडी रोड्स की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये लेट्स गो, ये हुई ना बात। उसने कहा ये फैमिली बिजनेस है और मैं यहाँ का ट्राइबल चीफ हूँ, ये मेरी WWE और ये मेरा शो है। और ये बोलते ही कोडी रोड्स की एंट्री, बिकॉज व्हाई नॉट, इज इट योर WWE, इज इट योर शो? पिछले 4 महीने से कौन चला रहा है? वॉज इट यू और वॉज इट द चैंप that runs the camp right now? Is it Cody Rhodes? Right? Cody Rhodes भी यही बोलता, आके एंट्रेंस होती है, उसने ये बोला कि तेरी WWE जब से रेसलमेनिया हुई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्राउड पागल हो गई। भाई ये जो दरार है ना, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि कोडी और रोमन एक दूसरे को कुत्ता बनाने को तुले थे 2 साल से, और तुम ये कह रहे हो कि सडनली कुछ होता है और ये टैग टीम में आ जाते हैं। लाइक No, that's not going to happen. You can see on their faces कि यार इनके बीच टेंशन है कुछ, ये अभी भिड़ जाएंगे, ये अभी, और भिड़ने भी वाले थे। माइक दोनों ने फेंक दिए थे कि अब ये लड़ने वाले हैं, बट ब्लड लाइन आ जाती है, सोलो सिकोआ और जेकब फाटू आ जाते हैं। और जैसे वो एंट्रेंस पे आते हैं तो पीछे से टोंगन्स आके अटैक कर देते हैं, जो कि फिर बाद में क्लियर होता है। रोमन एंड कोडी फिर बाद में खड़े होते हैं और कोडी ऐसा करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे, और फिर रोमन इस कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो उसको साइन कर देता है, विच मीन्स कि कोडी एंड रोमन आ तो रहे हैं टैग टीम में, बट
this is not the story. The story is on their faces. You have to read them कि भाई मैं एक मैच के लिए तो इसके साथ कोएग्जिस्ट करने को रेडी हूं, इतना मैं तैयार हूं। रोमन रेंस के चेहरे पर भी आप देख सकते थे, रोमन रेंस कितनी बार तिरछी नजरों से चैंपियनशिप को देख रहा था, वो आपने भी काउंट किया होगा। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को भी पता है कि भाई एक दिन तो मैं इसके सामने आऊंगा, लेकिन अभी जो ये छोटा सा रोड ब्लॉक आ रहा है ना, इस सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का, इसका साथ में हमें निपटारा करना जरूरी है। और एक बार वो हो जाए उसके बाद हम आपस में लड़ सकते हैं। भाई सब, दिस इज प्रो रेसलिंग मैन। आई रियली लव दैट सेगमेंट। लाइक स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, हाँ हो गया, इन्होंने बोरिंग सा, लाइक मतलब मैं तो इसको बोरिंग ही बोलूंगा कि अल्टीमेटली अगर आपने नॉर्मली एंडिंग कर दी, लेकिन अगर आपने मेरे को ये दिखा दिया कि कोडी रोड्स की कैरेक्टर में भी डेप्थ आ रही है, तो भाई मैं तो इन्वेस्टेड हूं, बिकॉज नाउ वी हैव द फुल पोटेंशियल टू सी कोडी रोड्स एज heel. Oh भाई, even if he does not become heel, कोडी रोड्स विद दिस कैरेक्टर कैन एक्चुअली पुल गुड स्टोरी लाइन्स, जहां पर वो एक्चुअली में वो लॉजिकल चीजें कह रहा है। और भाई 2 साल की हिस्ट्री छोटी नहीं होती। रोमन रेंस के अगेंस्ट 2 साल की हिस्ट्री रही है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन भूल गए। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस से मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक मैच भी ना लड़ो साथ में, यानी कि टैग टीम में ना लड़ो। मैं चाहता हूं कि लड़ो, क्योंकि आई नो कि तुम्हारा साथ में पहले इनको हटाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो हमें भी पता है। कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ इज द कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इज द अल्टीमेट गोल, जो कि यहां से हमें देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, रोमन रेंस ऐसे ही छोड़ देगा बिना रीमैच लिए? ऑब्वियसली रीमैच होगा यार। खैर, मेरे को अगर आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। 4 देता मैं, लेकिन 0.75 बढ़ाने पड़े, क्योंकि कोडी और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में इन्होंने जो खोल के हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया ना, कि देखो हम यहाँ तक जा सकते हैं। आई लव्ड इट मैन, लाइक कम ऑन, सीरियसली। लाइक एक तरफ जेकब फाटू जो ऐसे ही करे जा रहा है सोलो से आगे, एक तरफ हमें जो ऐसा करे जा रहा है। भाई थैंक यू अच्छी स्टोरी लाइन देने के लिए। कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।